हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द टॉपिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। सो फार वी हैव डिस्कस्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी को, कि एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी बॉडी की, किसी भी बॉडी की, उसके मोशन की वजह से है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम टोटल करें तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी की और बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है हीट। द हीट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जो बॉडी को वार्म फील करवाती है, जो हमें गर्मी का एहसास करवाती है, उस एनर्जी को हम हीट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और नेक्स्ट इज़ साउंड, कि साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, कि जिसकी वजह से हम सुनते हैं, कि जो आवाज़ है, दैट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट, द लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम अपने अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है, जो दुनिया है, उसको देख सकते हैं। लाइट के बारे में हमने या तो 10th में डिस्कस किया था या +2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इज़ केमिकल एनर्जी, जैसे कि पेट्रोल में, डीजल में इतनी सारी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है उसको हमने चेक किया है। ये इनवैलिड भी कहीं पर नहीं हुआ है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव किया था, तो ऐसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव करेंगे तो नहीं। ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें ये बात क्लियरली समझ आएगी। तो हमने अलग अलग सिचुएशंस में इसकी वैलिडिटी को चेक किया हुआ है। जैसे एनर्जी कन्वर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्शन तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे किसी बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया है, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है? जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, वो स्लो हो रही है, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने थ्रो किया है। तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और सेकंड एग्जांपल है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल दी पेट्रोल और डीजल की, कि जिसमें केमिकल एनर्जी है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं दैट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि जो आपके मन में कोई भी डाउट होगा एनर्जी और मास के बारे में, वो इस प्रिंसिपल से क्लियर हो जाएगा। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, हमने एक एनर्जी की टाइप डिस्कस की थी। ठीक है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, कि न्यूक्लियस में कुछ चेंज आती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, जो आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस की, जिसमें जो एटम के इनसाइड जो सेंट्रल कोर है, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। तो देयर इज़ स्मॉल डिफरेंस इन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ली कि ए और बी का कुछ रिएक्शन हुआ और उसके प्रोडक्ट्स बन गए सी एंड डी। ठीक है। तो ऐसे होता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट्स का मास है, वो मैच नहीं करता। तो जब रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट्स का मास थोड़ा सा कम होता है, तो अगर हम डिफरेंस लें, ए का मास हम एम ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी के मास को एम बी, सिमिलरली सी एम सी एंड डी के मास को एम डी। अगर हम रिएक्टेंट्स के मास का सम करें एम ए प्लस एम बी, और प्रोडक्ट्स के मास का सम करें एम सी प्लस एम डी,
और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास में डिफरेंस है कि कुछ मास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते होते कुछ गायब हो गया। वो मास कहाँ पर गया? वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मास एनर्जी में किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है, ये फॉर्मूला हमें आइंस्टाइन ने दिया। तो मास अगर डेल्टा एम मास है, जो मास डिफेक्ट है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मास में डिफरेंस है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर हम डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। वेयर सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम होगी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। इसको तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विच इज़ वेरी लार्ज। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड किया जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर मूव करता हो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ अल्टीमेट स्पीड, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डेल्टा एम बहुत स्मॉल भी होगा तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आंसर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। स्मॉल मास का भी चेंज होगा अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस में भी हमने देखा है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मैं केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मास डिफेक्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। बट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनमें जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने डेल्टा एम को ले लिया 1 mg, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम कितनी होगी? 1 मिलीग्राम होगा 10⁻³ ग्राम, क्योंकि मिली का जो प्रीफिक्स है दैट इज़ 10⁻3, और ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 से और डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 kg, क्योंकि हम ऐसे ही सिस्टम में कैलकुलेशंस करते हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? अगर हम एनर्जी रिलीज फाइंड करें तो एनर्जी रिलीज़ होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दिस इज़ डेल्टा एम जो कि बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करें, E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें। डेल्टा एम इज़ 10⁻6 kg एंड C इज़ 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आएगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9 × 10⁻16, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर देना, इसका 10⁻64 नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 8 × 2 16, तो 10⁻16 और 10⁻6 ये हो जाएगा 10⁻10, तो एनर्जी रिलीज़ होगी 9 × 10⁻10 जूल। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यू टू स्मॉल मास डिफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें कि ऐसा कहाँ पर हो रहा है, तो दीज रिएक्शंस आर अकरिंग इन सन, तो सन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो उसमें जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो मास इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वही एनर्जी जो है वो अर्थ पर और बाकी प्लैनेट्स पर पहुंच रही है। तो कितनी हीट अर्थ को मिल रही है फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। सन इज़ एट 10⁻11 मीटर अवे, तो सन इज़ फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो एक और एग्जांपल है, जैसे एनर्जी रिलीज़ होती है न्यूक्लियर फिशन में। फिशन का मतलब होता है कि बड़े न्यूक्लियस का टूटना छोटे न्यूक्लियस में वो बदल रहा है। यूरेनियम 235 इसकी एक एग्जांपल है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम इस न्यूक्लियर फिशन को जो हमने एग्जांपल की है यूरेनियम 235 की, अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में इसको यूज़ करें तो हम इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर सकते हैं, और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये एनर्जी
अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, दैट लीड्स टू एटॉमिक एक्सप्लोजन और इट लीड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट की हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हम मोस्टली कैलकुलेशन करते हैं वो हम एसआई यूनिट में करते हैं। तो एसआई यूनिट इज़ जाउल और सीजीएस यूनिट है अर्ग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसका एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा जाउल, ठीक है। तो ये आपके 10th में था 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इज़ 1 जाउल, और +2 में फिर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। और ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है MEV, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन होते हैं 10⁻6। तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो 10⁻⁻19 और 10⁻6 हो जाएगा 10⁻13 जाउल। तो 1 MEV इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि 1.6 इंटू 10⁻13 जाउल, and 1 electron volt is 1.6 into 10⁻⁻19 joule, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर भी एनर्जी का एक यूनिट है, तो ये पावर से रिलेटेड है। तो पावर होती है वाट में, किलोवाट इज़ 1000 वाट और 1 आवर इज़ 3600 सेकेंड। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड इज़ अगेन जाउल in SI system. So 1 kilowatt hour is 3.6 into 10⁻6 joule. This is very important, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। तो वर्क किस रेट पर हो रहा है? अगर वर्क जल्दी जल्दी हो रहा है, फास्टर हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, तो पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो पावर को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम, इट इज़ एवरेज पावर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, P इज इक्वल टू W/T, इट इज़ एवरेज पावर, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है कई बार पावर चेंज कर रही होती है किसी मशीन की, किसी बॉडी की। जैसे हमारा AC है, जब AC ऑन करते हैं तो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो इनिशियली ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो जब रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा सेट होने लगता है तो वो बाद में पावर कम कंज्यूम करता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर पावर चेंज करती है तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, dW/dt। और dW हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स, तो dW इज़ F.ds, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर dt। तो यहाँ पर हम ds/dt को कंबाइन कर लेते हैं। ds/dt इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज़ वेलोसिटी। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं F.v, ठीक है, उस टाइम पर कितना फोर्स है और उस टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखो पावर वर्क से ड्राइव हो रही है, वर्क इज स्केलर, सो पावर इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है। तो पावर के ऐसे यूनिट क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन के यूनिट हैं जाउल और टाइम के सेकंड, तो यूनिट हो जाएंगे जाउल पर सेकंड, और जाउल पर सेकंड को हम कहते हैं वॉट, ठीक है। अगर हम 1 वॉट की बात करें तो 1 वॉट क्या होगा? 1 वॉट होगा 1 जाउल पर सेकंड, ठीक है। इफ़ 1 जाउल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, पावर ऑफ मशीन इज 1 वॉट, कि 1 वॉट इज़ द पावर ऑफ मशीन व्हेन विच डज 1 जाउल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। अगर कोई मशीन
1 सेकंड में 1 जूल का काम करती है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। ठीक है, तो ऐसे आप 1 वाट को याद रख सकते हैं। और एक पावर का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हॉर्स पावर, जिसको हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 746 वाट। दिस इज़ बिगर यूनिट की अगर हमने ज़्यादा पावर की बात करनी है तो हॉर्स पावर में इस यूनिट में बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट पेज पर हमने किलोवाट आवर की बात की थी। देखो कि किलोवाट आवर, तो वाट इंटू आवर, पावर इंटू टाइम इज़ वर्क और एनर्जी। तो वो वहीं से आया है वाट यूनिट। वाट को अगर हम 1000 वाट की बात करें तो वो किलो वाट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट इंटू आवर, पावर इंटू टाइम। तो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि अ पंप ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, कि जैसे हमारे घर में होता है कि एक मोटर लगी होती है और वो मोटर हमारे ऊपर जो छत पर टैंक बना हुआ उसको फिल कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट, और टाइम गिवन है कि टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। ठीक है, इफ़ द टैंक इज़ 40 मीटर अबव द ग्राउंड, तो टैंक की हाइट दी गई है 40 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी के बारे में भी हम बात करते हैं। एफिशिएंसी है 30%। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है कि कोई मशीन जो पावर कंज्यूम कर रही है वो उस पावर को यूजफुल पावर में कितना कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, तो यही पूछा गया है कि पंप कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या है कि 30% जो कंज्यूम्ड पावर है उसमें से 30% जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जो वाटर स्टोर हो रहा है उसको वर्क करने के लिए, उस वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए टैंक में। तो ऐसे है कि 30% ऑफ पावर कंज्यूम्ड, कि जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है उसका 30% जो मोटर ने पावर कंज्यूम्ड की है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, 30% ऑफ पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू यूजफुल पावर, जो हमें वर्क परफॉर्म करके दे रही है। तो 30% मतलब 30/100 पावर कंज्यूम्ड। लेट अस सपोज दिस इज PC, पावर कंज्यूम्ड विच इज़ इनपुट पावर। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड इज इनपुट पावर जो हम मोटर को दे रहे हैं, इज इक्वल टू यूजफुल पावर। यूजफुल पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो एफिशिएंसी होती है ना उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ईटा होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। जो यूजफुल पावर है दैट इज़ पावर आउटपुट। ठीक है, दिस इज़ पावर आउटपुट, और पावर कंज्यूम्ड इज़ पावर इनपुट। ठीक है, इसको हम पावर आउटपुट बोल सकते हैं और इसको हम पावर इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ईटा का फॉर्मूला है, ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ठीक है, तो इससे भी हम इनपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 30% मीन्स 30/100। तो पावर इनपुट हमने कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी 100/30 इंटू PO। ठीक है, तो पावर आउटपुट क्या है, जो हमें वर्क परफॉर्म हो रहा है, जो वाटर ऊपर टैंक में जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh/T, तो इज इक्वल टू 30/100 इंटू PC। तो PC हमने कैलकुलेट करनी है पावर कंज्यूम्ड विच इज़ पावर इनपुट। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड इज पावर इनपुट, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी, mgh/T इंटू 100/30। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, m हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें मास नहीं दिया। ठीक है, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, वाटर की, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हमें गिवन है SI सिस्टम में, और डेंसिटी वाटर की होती है 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम को हम कन्वर्ट करते हैं पहले v इंटू रो इंटू एच ओवर टी। v इंटू रो इंटू जी भी था, जी एच ओवर टी इंटू 100 ओवर 30। ठीक है, सो v इज़ 30। ठीक है, रो इज़ डेंसिटी 10⁻³ हाइट इज़ 40 मीटर, इट इज़ 40 और g की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 15 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू 60 सेकेंड्स में मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 30। ठीक है, तो 30 से तो 30 सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो। तो ये सॉल्व करके हो गया ऊपर 40 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ ओवर 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर किलोवाट आवर में दिया गया है। तो किलोवाट आवर में इसका आंसर दिया गया है कि पावर कंज्यूम्ड, इसको आप चेक कर लेना कि पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 43.6 इंटू 10⁻³ वाट। और यहाँ इसको हम 10⁻³ का फैक्टर रिमूव करके किलोवाट हम लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। आप कैलकुलेशन करके इसको चेक करो। ठीक है, और मुझे बताओ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।